वेलकम बैक गाइस। आप सभी लोगों का जेएमडी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लेके आए हैं क्लास 12th का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पीवाईक्यू। ठीक है, इस चैप्टर के थ्रू कितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है और किस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके का क्वेश्चन बनता है और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया थ्योरी का, जिसके अंदर दे रखा है हमें जस्टिफाई स्टेटमेंट विद justify the following statement justify the following statement with valid argument. At higher level of income people generally have लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी पर्सन की जो इनकम होती है वो क्या होती है, हायर होती है, तो वो जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, कम से कम कंजप्शन करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो उनकी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी की पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होती है ना, तो वो पर्सन क्या करने लगता है, अपनी इनकम का जो एक पार्ट होता है वो सेव ज़्यादा करने लग जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। पढ़ते हैं जरा आंसर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है आय के उच्च स्तर पर लोगों की सीमा तो भोग प्रवृत्ति कम होती है। तो कम क्यों होती है वो जरा हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा आप। कह रहा है एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, एट लोअर लेवल ऑफ इनकम अ कंज्यूमर जनरली स्पेंड ए लार्जर प्रपोर्शन हिज एंड हर इनकम ऑन कंजप्शन। कह रहा है जब किसी पर्सन की इनकम क्या होती है, लोअर होती है, तो उसका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है ना वो बेसिकली वो कंजप्शन पर खर्च करते हैं। जैसे गरीब लोग हैं, गरीब लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम का एक जो बड़ा पार्ट होगा वो किस पे खर्च करते हैं, कंजप्शन पे करते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी बड़ी इनकम का जो एक बड़ा पार्ट होता है वो कंजप्शन पे, और उससे भी जो बड़ा पार्ट है वो क्या कर रहे होते हैं, सेविंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट जितनी उनकी क्या है, बेसिक नीड्स है, उसके लिए स्पेंड करते हैं। एज द इनकम इंक्रीजेज ओइंग टू साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर ही टेंड टू सेव मोर। अब ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कि किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो वो मोर एंड मोर सेव करने के लिए जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हैंस एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल जनरली हैव लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी वजह से क्या होता है, जब लोगों की इनकम क्या होती है, हायर होती है, तो उस कंडीशन में जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपनी इनकम का एक बड़ा भाग अब बचाने लग जाते हैं, सेव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो लगभग हमारा 2 मार्क्स के अंदर, पेपर के अंदर काफ़ी टाइम आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। इसी का ना दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है कि जब हायर लेवल ऑफ इनकम होता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि लोग क्या करने लगते हैं, मोर सेव करने लगता है एज इनकम इज इंक्रीज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है जी न्यूमेरिकल। ठीक है, अब अगर इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल हमारे पास आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ठीक है ना, तो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आय का संतुलन स्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑफ अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी विच इज़ गिवन दैट ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं स्वायत्त निवेश। ठीक है, और कंजप्शन फंक्शन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, हमारा उपभोग फलन, उपभोग फलन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोगों को फाइंड करना है इसके अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, वो बात ये है कि जब भी आपको सी फंक्शन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सी फंक्शन, हमेशा सी फंक्शन दिया गया हो और क्या फाइंड करना हो, इक्विलिब्रियम, क्या निकालना हो, इक्विलिब्रियम। जब भी मेरे भाई ऐसा हो ना तो आप हमेशा क्या करें, y बराबर रखें c प्लस आई, और जब भी आपको गिवन हो s फंक्शन तो
आप हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए क्या पुट करेंगे, S इजिकल टू आई, क्या पुट करेंगे, S इजिकल टू आई। सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, अगर S फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, S बराबर आई, अगर C फंक्शन है तो Y बराबर C प्लस में आई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, Y बराबर C प्लस आई रखा, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले एट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, आंसर लिख के शुरू कर देंगे। एट इक्विलिब्रियम लेवल y इजिकल टू सी प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें इनकम निकालनी है हमें, सी फंक्शन क्या गिवन है हमें, हाँ जी गिवन है, कितना दे रखा है हमें, सॉरी 1000 प्लस 0.8y प्लस क्या इन्वेस्टमेंट गिवन है, हाँ जी इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 2500। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, तो ये y माइनस 0.8y आ जाएगा, और ये 1000 और ये कितना हो जाएगा 3500। यहाँ तक क्लियर। y और 0.8, y कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 0.8y 8 आ जाएगा सॉरी, और इधर आ जाएगा 3500। अब यहाँ से 0.2, ठीक है, और ये y 3500। ठीक है ना। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, y इजिकल टू आ जाएगा 35 अपॉन में 0.2, 0.2 आ जाएगा हमारा 3500 अपॉन में 2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0, इसको इससे काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक है ना, और 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 00। ठीक है, तो हमारे पास जो इनकम का लेवल है वो कितना आ जाएगा हमारा 17,500। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 17500। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, जो हमने तरीका अपनाया ना यहाँ पे, अगर आप इस तरीके के पूरे क्वेश्चन को सही तरीका लगा के बढ़िया तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, लेकिन सॉल्व करने का हमारा जो तरीका होना चाहिए ना, वो बेसिकली यही होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा कोई और तरीका अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, और ऐसे ही लिखोगे तो अगर जितने भी मार्क्स का आए आंसर, जितने भी कितने भी मार्क्स का है हमारा क्वेश्चन, पूरे मार्क्स मिलेंगे इजीली, कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला भी यूज़ करा है, हमने पैटर्न भी यूज़ करा और सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन भी करा है। ठीक है, तो इसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को हम बोलते हैं आय का संतुलन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारे पास एक और क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है ना इसमें काफ़ी आता है, इस वजह से हमने भी न्यूमेरिकल जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे एक्सप्लेन करे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखो, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए। कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर इज गिवन दैट। कह रहा है चेंज इन इनकम निकालना, तो चेंज इन इनकम का फॉर्मूला याद रखे पहले, चेंज इन इनकम जिसको हम बोलते हैं आय में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है के मल्टीप्लाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, के मल्टीप्लाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये जो के होता है, के को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, तो के इज इक्वल टू होता है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक और के इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC, और एक और हमारा मल्टीप्लायर होता है 1/MPS। आप इसमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जब ही यूज़ होगा जब इनमें से कोई वैल्यू हमें गिवन हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसके अंदर हमें चेंज इन
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, के को फाइंड इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले के निकालेंगे। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला हमारा वही 1/1 माइनस 0.5, ठीक है, सॉरी 0.75 है, 0.75 इज इक्वल टू 1/0.25 और ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो आपका ये मल्टीप्लायर कितना आ गया, 4। अगर आपका मल्टीप्लायर 4 आया तो हमें हम क्या चाहिए, अब हमें चाहिए चेंज इन इनकम, तो हमने लिखा चेंज इन इनकम। ठीक है, आय में परिवर्तन। तो चेंज इन इनकम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास के मल्टीप्लाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो के हमें कितना दे रखा है, 4, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास, 20,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80,000। करोड़ में है तो करोड़ में दे देंगे आंसर। ठीक है, ये तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के। 3 नंबर में क्वेश्चन आता भागता हुआ, और पकड़ के दबोच के क्वेश्चन कर देंगे बस। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं बच्चों को आती ही नहीं है, टेबल बनाना ही नहीं आती, चलो आज सीख लेंगे। एक एक कंसेप्ट भी रिवाइज होता है, सबसे अच्छी बात होती है PYQ की, है ना। तो देखते हैं, कह रहा है यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल एलेबरेट द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी। हमें क्या करना है, इसके अंदर निवेश गुणांक की प्रक्रिया को समझाओ। अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लेके, देखो अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन बेसिकली आ कितने मार्क्स में रहा है। जितने मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को हम। तो देखते हैं ज़रा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, मैंने क्या करा, सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आए ना, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लायर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इट इज़ अ रेशो बिटवीन change in income and change in investment। ठीक है, ये हमारे लिए बेसिकली होता क्या है, हमारे लिए होता है ये आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात। क्या कहलाता है हमारे लिए, निवेश गुणांक। क्या कहलाता है, निवेश गुणांक। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, इसकी एक टेबल बनानी है और टेबल के थ्रू हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है ना, जिसके अंदर हम एक राउंड का, एक चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, कंजप्शन एंड देन ये, तो 5 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है ना। टेबल लूँ नहीं लूँ, चलो टेबल छोड़ देते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, है ना। नॉर्मल मैं हाथ से ही बनाया था टेबल में। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, हम लेते हैं 100, और MPC हम ले लेते हैं 0.5। ठीक है जी, ये आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा राउंड, यहाँ मैंने लिखा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा चेंज इन इनकम, यहाँ मैंने लिखा चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा चेंज इन सेविंग। ठीक है, इसको अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसे लिख लेना निवेश में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, यहाँ पे आय में परिवर्तन। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो उपभोग में परिवर्तन। ठीक है, और इसे लिख सकते हो आप बचत में परिवर्तन। ठीक है, अगर मैंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमने 100 लिया है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, राउंड 1 लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 100। ठीक है, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी उतना ही हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जितनी इनकम इंक्रीज़ होगी उतना ही कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें MPC दिया है 0.5। ठीक है, तो हमें अगर चेंज इन कंजप्शन निकालना है तो चेंज इन कंजप्शन निकालने का अपने पास फॉर्मूला होगा, चेंज इन C इज इक्वल टू चेंज इन इनकम इनटू MPC। तो चेंज इन इनकम हमें कितना दे रखा है 100, ये वाला। ठीक है, और MPC 0.5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50। यानी कि अगर 100 इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजप्शन कितना इंक्रीज़ होता है 50, और इस पर्सन की इनकम सेविंग कितनी हो जाएगी 50। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर एक पर्सन कंजप्शन कर रहा है तो जो दूसरा पर्सन होगा वो उसकी क्या बन रही होगी, इनकम बन रही होगी। जैसे मैंने बोला मैं ये मार्कर ख़रीद के लाया 25 रुपये का, ये मेरे लिए तो कंजप्शन है, लेकिन किसी अदर पर्सन के लिए जिससे मैं इसको ख़रीद के ला रहा हूँ उसके लिए ये 25 रुपये या 50 रुपये क्या बन जाएंगे, उसकी इनकम। क्यों? क्योंकि मैं ख़रीद के लेके आ रहा हूँ उससे। तो वही हुआ कि जो मैं ख़रीद के लेके आया वो किसी दूसरे की क्या बन गया, इनकम। किसी दूसरे की इनकम बन गया तो दोबारा से इनकम कितनी इंक्रीज़ हो गई 50। तो ये जो 50 होता है वो कहाँ पे आ जाता है मेरे भाई 50 पे, और क्या शुरू हो जाता है राउंड 2। अगर किसी पर्सन की इनकम दोबारा 50 इंक्रीज़ होगी, जो भी पर्सन पास आउट हुआ है उसके पास जाएगी, तो दोबारा वो अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालेगा कैसे, चेंज इन इनकम इनटू MPC। और ये कैसे निकलेगा हमारा 50 मल्टीप्लाई MPC है 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 0.25 नहीं आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अगर 25 इनकम आ जाएगी तो बचा कितना लेगा वो दोबारा से 25। अब सोचो उस पर्सन ने जिसने 25 रुपये का कंजप्शन करा है वो किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम। अब किसी अगर और की इनकम बनेगी तो दोबारा से इंक्रीज इन इनकम कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे इनकम कितनी आ जाएगी 25, ये राउंड 3 आ जाएगा। ठीक है,
और 25 अगर इनकम है तो दोबारा से वो अपना कंजप्शन फाइंड करेगा। तो चेंज इन वाई इनटू एमपीसी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 25 मल्टीप्लाई 0.5 यहाँ आ जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5। तो हमारी सेविंग भी कितनी हो जाएगी, 12.5। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे, धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जा रही है, डिमिनिशिंग होती जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक चेंज इन इनकम ज़ीरो नहीं हो जाता। कितना नहीं हो जाता, ज़ीरो, ठीक है। तो यही प्रोसेस ये ऐसे चलेगा, ठीक है, चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसके बाद, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लिखेंगे दिस प्रोसेस continuous till income is ज़ीरो। ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इनकम क्या नहीं हो जाती मेरे भाई, ज़ीरो, ठीक है। अब बात ये आएगी कि टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना होगा इसमें। अगर हमें टोटल इंक्रीज इन इनकम निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा चेंज इन इनकम निकालने का, ठीक है। तो कैसे करेंगे चेंज, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मुझे चेंज इन इनकम निकालना है तो मैं एमपीसी के थ्रू सबसे पहले क्या फाइंड करूँगा मेरे भाई, 0.5 है, के निकालूंगा। के कैसे निकलेगा, 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/, में 0.5 1 माइनस करके, तो ये 2 आ जाएगा। के क्या आ गया, 2। चेंज इन इनकम निकालने के लिए हम के मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो के हमारा 2 है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें कितनी दे रखी है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें 100। तो टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना आ जाएगा, 200। मतलब जैसे जैसे ये इनकम रिड्यूस होती जाएगी, जब जीरो होकर हम इसका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 200, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन कितना होगा, तो इसको भी निकालने के लिए सेम हम वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चेंज इन कंजप्शन इज इक्वल टू चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई एमपीसी, ठीक है ना। तो चेंज इन इनकम 200 मल्टीप्लाई एमपीसी कितना दे रखा है हमें, एमपीसी है 0.5, तो ये हमारा आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का सम, सॉरी चेंज इन कंजप्शन का सम कितना आ जाएगा, 100, और जो बच गया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 100, ठीक है जी। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से 3 नंबर के अंदर या 4 नंबर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है मल्टीप्लायर प्रोसेस का, तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन और ये लिख देना कि व्हेन इनकम इज इंक्रीजेज बाय 200 करोड़ देन कंजप्शन 100 करोड़ इंक्रीजेज एंड सेविंग इज 100 करोड़ इंक्रीजेज, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। वर्किंग नोट करना कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल इसके अंदर जो क्वेश्चन कवर हुए, इसके अंदर 5 ही क्वेश्चन की पीडीएफ थी शायद, तो 5 क्वेश्चन कवर हुए, ठीक है। अब हम दोबारा से इस पीडीएफ को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करते हैं ज़रा एक बार और। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो ले सकते हो, ठीक है। ये लो, अब मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ दोबारा से।
छठे क्वेश्चन से सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, अभी यहाँ से ध्यान से समझना। अब देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने मुझे कर दिया तो मैं तुम्हारा, नहीं दूसरों का तो हो ही मैं, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे। जब ये ऐसा क्वेश्चन लिखा आता है ना मेरे भाई बच्चों के सामने, तो मैंने बहुत देखा है अक्सर बच्चे ना गलतियाँ कर देते हैं। तो भाई एक ही तरीका है, दिमाग लगाओ, जो पढ़ा है उससे फोकस करो और जो भी स्टेटमेंट आ रही है 3 से 4 5 बार उसे रीड आउट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है ज़रा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इंडिया हैज़ बीन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएट डिमांड। कह रहा है इंडिया डील कर रहा है डेफिशिएट डिमांड से, यानी कि न्यून मांग से, सिंस द इम्पोजिशन ऑफ कोविड लॉकडाउन इन मार्च 2020। और कब से कर रहा है, जब से हमारा 2020 का मार्च का लॉकडाउन लगा है। तो डिमांड जो वो डेफिशिएट होती जा रही है, मार्केट में काम नहीं है, लोग खरीद नहीं पा रहे, इनकम का लेवल घट गया है। तो ये डेफिशिएट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, जिसे हमसे डेफिशिएट डिमांड से बनता है डिफ्लेशनरी गैप। क्या बनता है? डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवसफितिक अंतराल। क्या बोलते हैं? अवसफितिक अंतराल। तो उसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करके पूछा गया है कि स्टेट एंड डिस्कस एनी टू मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएट डिमांड इन इंडिया। ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया के अंदर डेफिशिएट डिमांड को करेक्ट कर सके। दो ऐसे मॉनेटरी हमें क्या करनी है, पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब अगर मैं बात करूँ ना, वैसे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे काफ़ी पॉइंट आते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है, मॉनेटरी पॉलिसी दे रखी है। क्या दे रखी है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अलग अलग पॉइंट आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आता है बैंक रेट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक दर। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। एक आता है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट आ जाते हैं जी? 4 पॉइंट आ जाते हैं। इन चारों पॉइंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इनमें से किसी भी 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बैंक रेट और CRR को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है। बैंक रेट की सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट एक होती है रेपो रेट। रेपो रेट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जबकि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म की नीड को पूरा करने के लिए जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, और लॉन्ग टर्म की नीड को पूरा करने के लिए जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है तो उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। अब इस बैंक रेट को हमें पढ़ना किस में है, वो ज़रा ध्यान से समझना। बैंक रेट को हमें पढ़ना है किस में, डेफिशिएट डिमांड में। किस में पढ़ना है? डेफिशिएट डिमांड में। ये चीज़ ध्यान रखनी है, किस में पढ़ना है, डेफिशिएट डिमांड में। अगर मुझे इसको डेफिशिएट डिमांड में पढ़ना है तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। अगर डेफिशिएट डिमांड में पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा क्रेडिट देंगे उतनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जो हमारा फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इन दिस केस, यानी कि डेफिशिएट डिमांड में जो बैंक रेट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिमिनिशिंग।
ठीक है। बैंक रेट क्या होगी? डिमिनिशिंग। बैंक रेट डिमिनिशिंग होने से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि उधार लेने की जो लागत है, जो खर्च है, उसमें कमी आएगी। जितना उधार लेने की लागत में, खर्च में कमी आएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा हमारे लिए? क्रेडिट क्रिएशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज। जितना ज़्यादा कैड क्रिएशन होगा उतना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड क्या होगी जी? इंक्रीज। क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन दिए जाएंगे, कंजप्शन पर्पस के लिए लोन दिए जाएंगे, जिससे लोगों के पास जो फ्लो ऑफ इनकम है वो इंक्रीज होगा, और फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होने से पर्सनस की जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो अपने आप ही क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। तो ये भी एक तरीका है बैंक रेट के थ्रू डेफिसिट डिमांड को क्या करने का? सही करने का। ठीक है। एक और बात करते हैं CRR की, जिससे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो। ठीक है। इसमें क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको नगद आरक्षित अनुपात। सबसे पहले तो ये CRR होता क्या है? ठीक है। जो नगद आरक्षित अनुपात होता है ये बेसिकली होता क्या है कि बैंकों के अंदर जितनी भी टोटल नेट डिपॉजिट आती है, क्या आती है? नेट डिपॉजिट, उसका एक मिनिमम परसेंटेज अमाउंट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट कराता है। उसका एक मिनिमम परसेंटेज अमाउंट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट कराता है। उसी अमाउंट को, उसी पैसे की रेट को हम क्या बोल देते हैं? कैश रिजर्व रेशो। जैसे मैंने बोला बैंक के पास टोटल 5 लाख रुपए की डिपॉजिट आई एक दिन के अंदर, ठीक है, और RBI ने बोला कि भाई आप हमें इसका 10% जमा कराओगे। कितना जमा कराओगे? 10%। तो ये मिनिमम परसेंटेज अमाउंट कितना आ गया? 50,000। जो रेट है वो 10% है, जो अमाउंट जाएगा RBI के पास वो कितना जाएगा? 50,000। तो 50,000 हमारा नगद आरक्षित अनुपात बन गया। ठीक है। और ये वो पैसा होगा जो बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखना चाहता है, सेंट्रल बैंक, ताकि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, जो जिन लोगों ने अपना पैसा जमा कराया बैंक में, वो इसको क्या कर सके? ईजिली कैश को अपने विड्रॉ कर सके। और बाकी जो पैसा बचेगा वो बैंक क्या कर सकता है? किसी को भी लोन के रूप में प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है। तो होता क्या है, जब भी डेफिसिट डिमांड की कंडीशन होती है तो जो कैश रिजर्व रेशो होता है, इसकी जो रेट होती है वो क्या होती है? रेट को हम क्या कर देते हैं? रिड्यूस। रेट रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है? कैश की जो अवेलेबिलिटी होती है बैंक के पास वो इंक्रीज़ होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक होता है वो क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन। और क्रेडिट क्रिएशन करने से जो हमारा फ्लो होता है कैश का वो इंक्रीज़ होता है, और एग्रीगेट डिमांड क्या होने लगती है? इंक्रीज़ होने लगती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन पूरे पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इतनी बात का ध्यान रखो, बैंक रेट की डेफिनेशन लिखो, डेफिसिट डिमांड में क्या होगा ये लिख दो, कैश रिजर्व रेशो क्या है इसकी डेफिनेशन लिखो, और डेफिसिट डिमांड में क्या होगा उसको एक्सप्लेन कर दो। समझ आ रही है बात? 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 2.5 मार्क्स देगा इसके अंदर आपको वो, है ना। दूसरी बात, एक और काम ये भी कर सकते हो आपकी, इसके अंदर जो डेफिसिट डिमांड है उसकी डेफिनेशन लिख दो स्टार्टिंग में, तो आपका और क्या हो जाएगा? और अच्छे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपका जो 1 मार्क्स कट भी रहा होगा या नहीं कट रहा होगा वो आपको इजीली क्या हो जाएगा? प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, केन्स सजेस्टेड द यूज ऑफ वेरियस टूल टू डील द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेनेशरी गैप प्रिवेल इन दी मार्केट। कह रहा है केन्स ने ना कुछ अलग अलग टूल्स दिए हमें जिससे हम क्या कर सकते हैं? जो इन्फ्लेनेशरी गैप है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं मार्केट में से। तो कह रहा है स्टेट द डिस्कस एनी 2 मॉनेटरी पॉलिसी, 2 मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन करनी है टू कॉम्बैक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेनेशरी गैप इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे किसको? इन्फ्लेनेशरी गैप को। किसको? इन्फ्लेनेशरी गैप। इन्फ्लेनेशरी
इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सफीतिक अंतराल, ठीक है। अब इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली होता क्या है? अगर इन्फ्लेशनरी गैप की मैं बात करूँ ना, तो बेसिकली ये क्या होता है? इट इज़ अ difference between ADE और ADF। ADE क्या है? एक्सेस एग्रीगेट डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। तो ADE और ADF का जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है सफीतिक अंतराल क्या होता है? अधिक मांग जो हुई है और जो पूर्ण रोजगार के अनुसार समग्र मांग है, उसके बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। इन्फ्लेशनरी जो गैप है बेसिकली हमें क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम बना के ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे हम भी करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो गैप है ये क्या है हमारा? इन्फ्लेशनरी गैप, असफीतिक अंतराल, ठीक है। डायग्राम ऐसा बनता है इसके अंदर, ठीक है। ADE और ADF के बीच का डिफरेंस होता है, यहाँ पे बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हो आप, ये भी करना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद इन्फ्लेशनरी गैप का एक्सप्लेन करने के लिए आप 2 पॉइंट वही एक्सप्लेन कर सकते हो दोबारा से, बैंक रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। बैंक रेट आपको बताई मैंने अभी, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है फॉर लॉन्ग टर्म, और CRR टोटल डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज अमाउंट जिसे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट कराता है। तो जब भी इन्फ्लेशनरी की कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं। बैंक रेट इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ बोरोविंग वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इंक्रीज होने से ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इंक्रीज होने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होने लगती है? डिमिनिशिंग, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन बन जाएगी। दूसरी CRR में क्या होगा? CRR को हम क्या कर देंगे? CRR की रेट इंक्रीज, जिसकी वजह से पहले के कंपैरिजन में मोर अमाउंट जो होगा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करेगा, जिससे क्या होगा? जब ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेगा ना, तो उससे क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करने की वजह से जो अवेबिलिटी है ना कैश की बैंक के पास, वो रिड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा रिड्यूस होगी अवेबिलिटी कैश की, उतना ही कम लोन प्रोवाइड करा पाएगा हमारा कमर्शियल बैंक, जिसकी वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन होगा, क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, ये क्या होने लगेगा? रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस ही तो करना है हमें, जितनी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन रिड्यूस होगा उतनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? रिड्यूस होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको लगभग 2 नंबर मिल जाएंगे, और इन 2 पॉइंटों से आपको 1.5 नंबर मिला के 3 नंबर मिल जाएंगे। टोटल पूरे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 5 मार्क्स। समझ आ रहा है? बस इसी पे ध्यान लगा के देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इज एन असेंशियल कंडीशन टू फुलफिलिंग अंडर केन्जियन इकोनॉमी।
इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कह रहा है जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एक असेंशियल कंडीशन है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। किन्स के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति का होना एक आवश्यक शर्त है। ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो इक्विलिब्रियम पढ़े हैं ना वो दो सिचुएशन में पढ़े हैं, एक फुल एम्प्लॉयमेंट में, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट में। अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही लिखा है। कह रहा है द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ एसेंशियल कंडीशन अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी एंड इकोनॉमी में अटेन इक्विलिब्रियम इवन ए लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम एज वेल। कह रहा है जो इक्विलिब्रियम होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से लेस देन पर भी क्या होता है, किसी पर्सन को इकोनॉमी को प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 2 नंबर का आया, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोबारा से हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ रहा है, कंजप्शन फंक्शन गिवन है। और जब भी कंजप्शन फंक्शन गिवन है तो एक ही बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? याद इतना ही रखना है मेरे भाई कि क्वेश्चन को सॉल्व कर दें आप। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आप ही हैं बादशाह, क्योंकि क्वेश्चन आएगा जरूर। न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर का आ रहा है इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो 12 नंबर लेने के लिए लगभग 6 नंबर के तो न्यूमेरिकल आएंगे और 6 नंबर की थ्योरी आएगी। तो आपको न्यूमेरिकल की तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना न्यूमेरिकल के आप एडीएएस को पूरा कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। अब दोबारा से देखो, वही सिचुएशन बन रही है हमारे सामने कि हम लोगों को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, ठीक है, सी फंक्शन। क्या दे रखा है? सी फंक्शन। फोटो थोड़ा लग रहा है ब्लर ज़्यादा हो रही है ना, छोटा कर लेते हैं, है ना। अब हमने आंसर भी लिख रखे हैं ताकि मैच हो जाए, आंसर गलत ना हो हमारा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार आंसर तो लिख रखे हैं क्या कराएंगे क्वेश्चन, वो इसलिए लिख रखे हैं ताकि मैच हो जाए, बस ऐसा ना हो कि गलत हो जाए कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें सी दे रखा है 500 प्लस 0.8y, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1000 करोड़, और हमें बोला है निकालने के लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए सी फंक्शन गिवन है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना। और सी हमें गिवन है 500 प्लस 0.80y प्लस आई कितना दे रखा है हमें? आई दे रखा है 1000 और y एज इट इज़, ठीक है। 0.8 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो y माइनस 0.8y, और ये 500 और 1000 कितना हो जाएगा? 1500। 0.2 आ जाएगा 1500, और ये 15,000 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। पॉइंट हटाओगे तो एक 0 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 7500। ये क्या आ गया? हमारी इनकम, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 1 नंबर का आए, इस तरीके से क्या कर सकता हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट 2 नंबर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर दो, एडी की डेफिनेशन लिख देना फ्री फंड में, ठीक है। उसके बाद 2 कंपोनेंट, पहला दूसरा, दोनों मेन कंपोनेंट ही एक्सप्लेन करो सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। क्या है मेन कंपोनेंट? डेफिनेशन हम लिख सकते हैं डिज़ायर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। एक लेखा वर्ष में इच्छित
व्यय क्या कहलाता है, हमारा समग्र मांग कहलाता है। ठीक है, पहला जो इसका पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय। अब बेसिकली ये निजी अंतिम उपभोग व्यय होते क्या हैं, किसी भी घर परिवार को, हाउस होल्ड को रन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। बेसिकली जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो किसी भी पर्सन की डिस्पोजेबल पर कैपिटल इनकम पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल पर कैपिटल इनकम होगी उतनी ही हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, जितनी पर कैपिटल इनकम रिड्यूस होगी या कम होगी उतने हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस होंगे या कम होंगे। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ये कर लो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। इसमें दो बट जाते हैं, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, निवेश व्यय। ठीक है, कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के वो बेसिकली कलेक्टिव पर्पस के लिए किए जाते हैं, जिससे सामूहिक कल्याण होता है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन मिड डे मील, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, ये सरकार के क्या होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं। ऐसे ही सरकार के गवर्नमेंट के कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिज, एक्सपेंडिचर ऑन हॉस्पिटल, एक्सपेंडिचर ऑन कॉलेज, एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जिससे कुछ ना कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। ठीक है, जो क्या करते रहते हैं, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो आप ये दो पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दो पॉइंट और बता देता हूँ जो इसके ही पार्ट होते हैं, वैसे चार कंपोनेंट होते हैं लेकिन मेन दो इसके अंदर कैलकुलेट होते हैं। एक होता है हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और चौथा पॉइंट होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड का नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध निर्यात। ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है हमारा निजी निवेश व्यय। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट होते हैं, कोई दो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था जिसके बीच में हम पानी पीने चले गए थे। पानी पीना ही बड़ा ज़रूरी है ना, क्या करें, पानी के बिना कैसे रहेंगे ना। क्वेश्चन कह रहा है इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी प्लान सेविंग फॉल शॉर्ट ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट। क्या जो सेविंग है ना वो क्या है, कम है इन्वेस्टमेंट से, यानी कि ये वाली सिचुएशन बन रही है एस लेस देन आई। ठीक है, प्लान सेविंग फॉल शॉर्ट ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, लीडिंग टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। और ये बताना है कि इससे जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में यदि नियोजित बचत नियोजित निवेश से कम हो तो रोजगार तथा आय में क्या आती है, कमी आती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
स्पष्टीकरण द्वारा अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। देखिए सेविंग हमारी कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। सोचो यार, थोड़ा सा सोचो। सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कम होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा, और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा उतनी ज़्यादा इनकम का लेवल बढ़ेगा। तो इसने जो स्टेटमेंट बोली है कि इन जब हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से क्या होती है, कम होती है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है। ये तो गलत बात है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू व्हेन प्लान सेविंग आर लेस देन। जब प्लान सेविंग क्या होती है, लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स हाउस होल्ड आर प्लान टू कंज्यूम मोर देन वट द फर्म एक्सपेक्ट। जितना फर्म एक्सपेक्ट कर रही है उससे ज़्यादा हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या है, रेडी है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। एज अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिज़ायर लेवल। इस वजह से जितनी हमने प्लान एक तरीके से इन्वेंट्री बना के रखी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी डिमांड से, डिमांड ज़्यादा आ जाएगी। To bring back the inventory at the desired level, producer में expand production, raising the employment and income level। और जब ऐसा होगा तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे या प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाएंगे ताकि वो जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है उसको मैच कर सके। और जब तक वो कोशिश करते रहेंगे, जब तक कि वो क्या नहीं कर लेते, पूरी की पूरी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर लेते, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मार्केट के अंदर जनरेट होगा। तो इस चीज़ को ना आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, एस को ए एस मान लो, आई को ए डी मान लो, और इस तरफ साइन लगा दो। यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन होती है ए एस। तो एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा होती है ए एस से, तो इक्विलिब्रियम करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर्स की इनकम का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसका आइडिया ईजिली लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोबारा से इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें टैक्स के थ्रू पूछा हुआ है कि टैक्स के थ्रू हम कैसे जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसको पूरा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो जो टैक्सेशन पॉलिसी है ना, ये हमारी फिस्कल पॉलिसी है। दो तरीके की पॉलिसी चलती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। ठीक है ना, तो जो हमारी इसके अंदर फिस्कल पॉलिसी एक्सप्लेन की गई है टैक्सेशन। ठीक है, याद रखना। अगर इन्फ्लेशनरी गैप को दे रखा है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो टैक्सेशन है, महंगाई को बढ़ाना पड़ेगा ताकि एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो टैक्सेशन इंक्रीज़ करेंगे, क्या करेंगे, टैक्सेशन इंक्रीज़। ठीक है, तो देखते हैं कैसे टैक्सेशन इंक्रीज़ होगा। कह रहा है इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। द गवर्नमेंट में रेज द एग्जिस्टिंग टैक्स। बोला था ना, सरकार क्या कर देगी, टैक्स की रेट को बढ़ा देगी। लीव न्यू टैक्सेस टू रिड्यूस दी डिस्पोजेबल इनकम, ताकि डिस्पोजेबल इनकम को रिड्यूस कर सके और ताकि लोगों के हैंड में जो इनकम है, जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाए। दिस विल हेल्प टू मैनेज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जो क्या करता है, इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। देखो दो तरीके हैं, अगर डिफ्लेशन है तो टैक्सेशन की रेट को रिड्यूस किया जाएगा, और इन्फ्लेशन आ रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टैक्स की रेट को इंक्रीज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सफीतिक अंतराल अगर आता है तो टैक्स के जरिए सरकार क्या क्या चेंजेस कर सकती है, कैसे उसको एक तरीके से कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन यही अब सफीतिक अंतराल पे आ गया है ना। क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि डिफ्लेशनरी गैप क्या है, तो डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट होती है, एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या हो जाती है, डिफ्लेशनरी गैप बन जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें हम क्या करेंगे, टैक्स की रेट को डिक्रीज़ करेंगे। जितना ज़्यादा टैक्स की रेट को डिक्रीज़ करेंगे उतनी परचेजिंग जो पावर है, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी,
और जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, खरीदने की क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी एग्रीगेट डिमांड क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज़। और एग्रीगेट डिमांड जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी वो हमें हेल्प करेगा क्या करने के लिए, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दे रखा है जी क्वेश्चन हमें एक, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल आंसर द गिवन क्वेश्चन, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एट 150 करोड़। देखो 150 करोड़, 150 करोड़ पे बनाना है, ठीक है ना, ये हमें 150 करोड़ पे बनाना है, ये रहा, इस पे बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक टेबल बनाते हैं जिसपे हमें सेविंग दे रखी है, इनकम दे रखी है। इससे पहले वाले लेने पड़ेंगे। सेविंग, इनकम 100 है, सेविंग 0 है, और सेविंग 30 है, इनकम 150 है ना। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, MPS। MPS निकालने का तरीका, इनकम है तो Y से रिप्रेजेंट किया जाएगा, याद रखना, I से नहीं करते कभी इनकम को रिप्रेजेंट, हमेशा Y से करते हैं, ठीक है। MPS निकालना है तो हमें चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग निकालने का तरीका क्या है, चेंज कितने का हो रहा है, 30 का, और चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, 50 का, ठीक है ना। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 5 को 3 से काटेंगे, 0.6, 5 6 30। तो हमारा MPS कितना आ जाएगा इसमें, 0.6, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब होता है स्वायत्त उपभोग। क्या होता है, स्वायत्त उपभोग। तो इसमें बताना स्वायत्त उपभोग कितना है, तो बड़ा आसान काम है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन, तो ऑटोनोमस जो कंजप्शन है ना, वो देख लो इनकम के 0 लेवल पे देखा जाता है, किस पे, इनकम के 0 लेवल पे। तो ऑटोनोमस कंजप्शन कितना आ जाएगा हमारा, 20। अब देखो यहाँ पे सेविंग दे रखी है -20, तो ध्यान से देखो y माइनस एस बराबर होता है C। y कितना दे रखा है 0, s कितना दे रखा है -20, तो C आ जाएगा, C बराबर कितना आ जाएगा 20। तो याद रखना है व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0, व्हेन इनकम इज 0, C इज इक्वल टू C बार। तो ऑटोनोमस जो कंजप्शन होता है वो कंजप्शन के क्या होता है, इक्वल होता है, जब इनकम का लेवल क्या होता है 0। तो इसलिए हमारे ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि स्वायत्त उपभोग कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। अब ऐसा क्वेश्चन कभी आए ना, 75% इंक्रीज इन इनकम का स्पेंड हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप इतना ध्यान रखो MPC और MPS आता है। यहाँ से क्या आता है, MPC और MPS कैसे आता है वो देख लो, ठीक है। पहले तो ये देखो कंजप्शन है ना, कंजप्शन है तो क्या आएगा, MPC। कैसे आएगा, बोला परसेंटेज चेंज, परसेंटेज के लिए 100 लगाओ, और 75% हो रहा है तो ऊपर रखो 75, तो ये आ गया 0.75, ठीक है। अगर ये बोला गया हो इंक्रीज इन इनकम का 25% सेव किया जाता है, तो सेव किया जा रहा है तो क्या निकलेगा, MPS। क्या निकलेगा, MPS। और 25% सेव कर रहा है तो 25/100, तो MPS आ जाएगा 0.25। ये चीज़ ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन के लिए, जब भी परसेंटेज चेंज दे रखा हो तो यहाँ से 0.75 क्या आ जाएगा, MPC। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100 करोड़, यानी कि चेंज इन Y दे रखा है 100 करोड़, 1000 करोड़ सॉरी। क्या निकालना है वो देखिए, टोटल इंक्रीज इन इनकम निकालना है। टोटल इंक्रीज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट है तो Y क्यों कर रहे हैं हम, I करेंगे ना, ठीक है।
चेंज इन वाई निकालना है। चेंज इन वाई का फॉर्मूला के मल्टीप्लाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो के निकालने के लिए 1/1 माइनस एम पी सी, है ना, 1/1 माइनस एम पी सी। एम पी सी कितना है हमारे पास 0.75, तो ये आ जाएगा हमारा 1 में 0.25 और सॉल्व वो क्या आ जाएगा 4। के कितना आ जाएगा 4। अगर के 4 आ रहा है तो के प्लेस पे रख दो 4। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना देर का हमें 1000, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4000 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम को फाइंड कर सकते। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने सारे क्वेश्चनों को निपटाते जा रहे हैं एक एक करके। तुम्हें भी पेपर में एक एक क्वेश्चन निपटा देना है ताकि हर एक क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट हो, कोई गलती ना हो, हर एक क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा ADAS का, ठीक है। ये एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, 1 मिनट का ये भी बस। कह रहा है अर्थव्यवस्था में अधिक मांग, एक्सेस डिमांड, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करती है। अरे क्या बकवास है यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई। एक्सेस डिमांड पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। देखो जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है ना, तो ध्यान से समझ लो एक चीज़, एक्सेस डिमांड में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। क्या होता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमने फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया रिसोर्सेज का तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, ठीक है। कोई रोजगार में वृद्धि कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने सारे के सारे जितने साधन थे उन सब का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। देखो कह रहा द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूट। कह रहा है जो गिवन स्टेटमेंट है वो हम क्या कर रहे हैं जी, गलत है, गलत दे रखी है। कह रहा है एक्सेस डिमांड इज सिचुएशन व्हेन एडी ग्रेटर देन, ये सही बोल रहा है कि एक्सेस डिमांड एक सिचुएशन होती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड होती है ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। समग्र मांग समग्र पूर्ति से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अंडर द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो फर्दर पॉसिबिलिटी स्कोप ऑफ क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कह रहे हैं यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, स्कोप नहीं है कोई कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इट इज़ अज्यूम दैट ऑल दी रिसोर्सेज, ये है मेन कहानी, ऑल दी रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी फुली या हो चुके हैं, यूटिलाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमने अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कर लिया है तो हम अब उत्पादन के अंदर वृद्धि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वाह बड़ी देर से सोच रहा था यार ये क्वेश्चन नहीं आया, है ना, अब आ गया। देखो कह रहा है यह दिया गया है कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई है ना, और द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालनी है और इनकम का लेवल बताना है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। देखो MPS तो आप निकाल दोगे, समझदार हो ना। देखो C इज इक्वल टू कभी भी ऐसे लिखा हो ना 100 प्लस 0.8 वाई, तो याद रखो C का मतलब होता है C बार बीटा भाई, ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको। तो बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है MPC, है ना। MPS निकालना है पहला, तो MPC प्लस MPS इजिकल टू होता है मेरे भाई 1, है ना। अगर MPC हमारे पास कितना है 0.8, तो हम क्या निकाल सकते हैं, MPS निकाल सकते हैं। ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास MPS की वैल्यू आ जाएगी 0.2। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। इसके बाद पूछा है द लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखना मेरे भाई, ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब कंजप्शन बराबर होता है इनकम।
क्या होता है, कंजप्शन बराबर इनकम। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट C इज इक्वल टू वाई। तो कंजप्शन को बराबर रख दो वाई के। C कितना देर का हमें, C देर का 100 प्लस 0.8 इज इक्वल टू वाई। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.8 ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस 0.8 तो 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 ये 2 इधर आ जाएगा तो 100 1000 में बदल जाएगा 2 y को इससे काटेंगे तो y बराबर आ गया जी 500। ठीक है, तो ये 500 इनकम का वो लेवल है जिस पे ब्रेक इवन होगा, यानी कि हमारी जो कंजप्शन होगी वो हमारी इनकम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, ढेर है भाई क्वेश्चनों का, ढेर है बिल्कुल। तुम देखो कितना कर पा रहे हो, हम तो कर ही देंगे। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको कह रहा है एस फंक्शन, अरे भाई एस फंक्शन अभी बताया था ना, जब भी एस आए तो क्या करना, एस बराबर आई तो यहाँ लिखना एट इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पर एस बराबर आई होता है। ठीक है, आई के संतुलन स्तर पर, आई के संतुलन स्तर पर एस बराबर आई। अगर एस बराबर आई है तो एस क्या आ जाएगा, -60 प्लस 0.1 और इन्वेस्टमेंट कितनी देर की हमें 4000। ठीक है ना, तो ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस से प्लस हो जाएगा 4060 और ये 0.1 ठीक है ना। इसमें तो क्या ही था, तो पॉइंट हटाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा 40,600 मैच कर लें। ठीक है ना, 40,600। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल गया। ठीक है जी, कुछ भी नहीं था ना क्वेश्चन में, इसमें तो ज़रा सा बताना था बस। अगला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है इफ प्लान सेविंग एक्सीड प्लान इन्वेस्टमेंट, प्लान जो सेविंग है वो ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट से। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है स्टेट लाइकली इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से यार एक बात समझनी है आपको, पहले वाले पार्ट बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अभी। इसमें देखो ए एस तो ग्रेटर देन है और ए डी क्या है, ए डी हमारी क्या है, लेस देन है। अगर ए एस ग्रेटर देन है ना तो इस कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट तो ऑलरेडी ग्रेटर देन है। तो पूछ रहा है क्या कि इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट पे और आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब भी सेविंग ग्रेटर देन होती है ना, क्या होती है, सेविंग ग्रेटर देन। जब सेविंग ग्रेटर देन होगी तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि हमारा आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है, तो हमें आउटपुट बढ़ाने की ज़रूरत अब नहीं है। हम प्रोडक्शन को वहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप। तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है इफ प्लान सेविंग फॉल शॉर्ट ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इन्वेस्टमेंट से, तो इस कंडीशन में इम्पैक्ट जो होगा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे, वो दोनों क्या होने लगेंगे, इंक्रीज, ताकि हम क्या कर सके, सेविंग के इक्वल हमारी एग्रीगेट डिमांड को लेकर आ सकें। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सरकार ने आयकर भुगतान के लिए छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी। यदि अर्थव्यवस्था में अल्प मांग की स्थिति प्रचलित है तो सरकार के इस कदम का क्या असर होगा। अब सोचो, 2 से 2.5 लाख कर दी, अब इस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और डेफिसिट डिमांड है। तो इतना सा ध्यान रखो मेरे भाई, इसमें होगा क्या बेसिकली कि जब ज़्यादा छूट मिलेगी ना तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कंजप्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा कंजप्शन करेंगे क्योंकि अब तो टैक्स भरना ही नहीं है, और जब टैक्स नहीं भरना तो ज़्यादा डिमांड करेंगे लोग, और ज़्यादा डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या होने लगेगी, इंक्रीज़ होने लगेगी। क्या होने लगेगी, इंक्रीज़। और इस कंडीशन की वजह से जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने का मतलब होगा डेफिशिट डिमांड की जो सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है इसका, ये लिबर्टी इंडिकेटर इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, तो उसको वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस थे एग्रीगेट डिमांड के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, कौन से क्वेश्चन को हमने किस तरीके से एक्सप्लेन करा है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, और चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो वो यहीं से आ जानी चाहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हर कोई व्यक्ति इसको पढ़कर, हर पर्सन पढ़ के, हर बच्चा पढ़ के क्या कर सके, इससे फ़ायदे उठा सके। थैंक यू।